सो हेलो एवरीवन। तो आज यार हम आयोनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 4 लेने जा रहे हैं। आज के यार इस लेक्चर में हम पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन निकालने की बात करेंगे। यार देखो, आपके अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं जेई और नीट में, और भर भर के आते हैं कि अगर आपको वीक एसिड दे दिया है या आपको वीक बेस दे दिया है, उसका पीएच निकालने को कहते हैं। और अगली बार आपको बोल दिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका पीएच बताओ। या आपको बोल दें कि एक वीक एसिड को दूसरे वीक एसिड के साथ मिला के एक मिक्सचर बना दिया गया है, अब इन दो वीक एसिड को मिला के जो मिक्सचर बनाया गया है इसका पीएच बताओ। या दो वीक बेस को आपस में मिला के एक मिक्सचर बना दिया गया है, इसका पीएच बताओ। या आपको बोल दे दो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, इनको आपस में मिक्स करके आपका एक नवा मिक्सचर बना दिया गया है, इस मिक्सचर का पीएच बताओ। या ए बोल दे कि एक आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इन दोनों को आपस में मिला दिया है और अब लपेट के जो ये बना है आपका सॉल्यूशन, इसका मुझे पीएच बताओ। ऐसे डिफरेंट कैटेगरी के अलग अलग सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, चाहे वो वीक एसिड का पूछे, वीक बेस का पूछे, स्ट्रॉन्ग एसिड का पूछे, स्ट्रॉन्ग बेस का पूछे, या मिक्सचर ऑफ ए टू वीक एसिड या मिक्सचर ऑफ ए टू वीक बेस पूछे, या मिक्सचर ऑफ ए टू स्ट्रॉन्ग एसिड या मिक्सचर ऑफ ए टू स्ट्रॉन्ग बेस पूछे, या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर की बात करें। ऐसे अलग अलग तरह के पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन निकालने के क्वेश्चन आपके सिलेबस में आते हैं। तो आज आपको इसी एक लेक्चर में सारे तरह के जो पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन निकालने के क्वेश्चन आते हैं, उस सारे चीजों का कंटेंट आज आपको मिल जाएगा। आज के बाद अगर पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन निकालने रिलेटेड आपके जेई मेंस में, नीट में या जेई एडवांस में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आज के लेक्चर के बाद आपसे डेफिनेटली हो रहा होगा। ठीक बात है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आयोनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 4 सर हमारा है। हेडिंग डाल लो, कॉपी पेन निकाल लो। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो शुरू करते हैं, पहली बात करते हैं पीएच ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। राइट, चलो हेडिंग डालो। हेडिंग है सर आपकी पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा देखो, पीएच के बारे में लास्ट क्लास में हम एक बात कर चुके थे, जब हम पीएच स्केल डिस्कस करना शुरू किया था हमने, कि पीएच सर हमारा बराबर होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ये हम पिछले लेक्चर में ही पीएच के बारे में एक बात कर चुके थे। राइट, और अगर जो बच्चे मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं कि मतलब मोल कंसेप्ट से इधर तक आ रहे हैं, अभी तक तो उनका पूरा केमिस्ट्री खत्म हो गई होगी, उनका केमिस्ट्री का डर ही खत्म हो गया होगा, अब तो बस मजे कर रहे होंगे। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो कंगारू की तरह कूद के सीधा आयोनिक इक्विलिब्रियम देखने आए हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं यही प्रेफर करता हूं कि आप शुरू से देखोगे तो इतनी मजबूती से अभी आयोनिक इक्विलिब्रियम को करोगे कि क्या बताऊं। इसलिए अगर आपके पास टाइम है तो 2x में ही चाहे देख लो, लेकिन सारे लेक्चर एक बार सारे चैप्टर्स करते आओ, क्योंकि पहले 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर में एक ना एक किसी वीडियो में मैं बोलता ही हूं ये बात। पहले 4 चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट या पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। ये 4 चैप्टर आपको आने चाहिए। ये 4 चैप्टर आते तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आगे जाके भी। ठीक बात है, चलो। यार हमने बात की थी कि पीएच हमारा, पिछले लेक्चर में बात की थी कि पीएच हमारा बराबर होता है नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन ए सॉल्यूशन। अच्छा, अब सर मैंने एक मोल कंसेप्ट में बात की थी, आपको पीएच की एक बात हमने मोल कंसेप्ट में भी की थी। अगर जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, जो नवे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब समझ आ जाएगा कि पीएच सर आपका बराबर होता है माइनस लॉग नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। पीएच सर बराबर होता है माइनस लॉग नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। अगर जो बच्चे मोल कंसेप्ट में से पढ़ चुके हैं उनके नोट्स में बात लिखी होगी। या माइनस लॉग, बोलो, मोलैरिटी ऑफ एसिड। वेरी गुड, मोलैरिटी ऑफ एसिड। जिसको नहीं पता है अभी क्लियर करें। मोलैरिटी ऑफ H+ आयन। राइट, मोलैरिटी ऑफ H+ आयन।
ए सर पीएच का एक नवी चीज अपने नोट्स में डालो, उनके लिए नवी है जो सीधा आयोनिक इक्विलिब्रियम में कूद के आए हैं, जो मोल कंसेप्ट में से आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही, उनके लिए तो कोई भी नवी चीज नहीं है, बिल्कुल पुरानी चीज है। इस पे हम क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी लेक्चर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा अगर आपने पहले मोल कंसेप्ट किया है या नहीं किया है। बट मैं फिर भी कहूंगा मोल कंसेप्ट कर लो, एक अलग डायनेमिक्स आपको मिलती है, एक अलग स्ट्रेंथ, एक एक्स्ट्रा एज मिलती है। अच्छा, तो सर पीएच पहली बात तो बेसिक फॉर्मूला है ना, मतलब कि पीएच बराबर होता है नेगेटिव ऑफ मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन। ये वाली बात तो यही है कि पीएच बराबर होता है नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन, जो कंसंट्रेशन है मोलैरिटी के टर्म में लिखते हैं, है ना। तो पीएच हमारा बराबर होता है माइनस लॉग मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन। अब मैं इसी फॉर्मूले को, पीएच के इसी फॉर्मूले को जो कि H प्लस आयन के टर्म में है, इसी को मैं नॉर्मेलिटी के फॉर्म में भी लिख सकता हूं कि पीएच हमारा बराबर होता है माइनस लॉग नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड के, और पीएच ही हमारा बराबर होता है माइनस लॉग मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन के, है ना। अरे यार, जो नॉर्मेलिटी होगी एसिड की वही तो मोलैरिटी होगी H प्लस आयन की। अरे बिल्कुल बेसिक जाना पड़ेगा क्या। देखो, देखते हैं, जैसे हमारे पास मान लो एक सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक बा, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। इसकी मान लो मोलैरिटी सर आपको दी हुई है 1 मोलर, बिल्कुल बेसिक जा रहा हूं, एक आपके लिए 2 मिनट के लिए जा रहा हूं। ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, इसकी मोलैरिटी 1 मोलर है, ठीक बात है। इसकी नॉर्मेलिटी, इसमें नॉर्मेलिटी, इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी H प्लस आयन की, इसमें नॉर्मेलिटी क्या, मतलब इस, अगर ये सोल्यूशन है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है ना, सल्फ्यूरिक एसिड का ये आपका सोल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी आपको 1 मोलर दी है, तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी निकाल सकते हो। अरे यार सिंपल सी बात है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का हमें रिलेशन पता है सर कि नॉर्मेलिटी बराबर होता है n फैक्टर इंटू मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी बराबर होता है n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। तो अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है सर, इसकी मोलैरिटी अगर 1 मोलर है तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, n फैक्टर क्या होता है, मोल कंसेप्ट में बताया हुआ है कि अगर ये दो एसिड है तो एसिड का n फैक्टर क्या होता है कि वो कितने H प्लस आयन दे सकता है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि 2 H प्लस आयन दे सकता है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का सर जो n फैक्टर होता है वो 2 होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का n फैक्टर 2 है, और अभी इस केस के लिए हमने सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी ली है 1 मोलर, तो इसकी मोलैरिटी है 1 मोलर सर, तो आपकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी 2, तो आपकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी 2 नॉर्मल, ठीक बात है। ये आपकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड की 2 नॉर्मल, ठीक है। आपको मोलैरिटी दी हुई थी, आप नॉर्मेलिटी इजीली निकाल सकते हो इस रिलेशन से कि नॉर्मेलिटी आपका सर n फैक्टर इनटू मोलैरिटी होता है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला जो कि मोल कंसेप्ट में हम पढ़ चुके हैं 12th क्लास में, सॉल्यूशन चैप्टर में भी हम वापस इसी चीज को पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल सेम चीज वापस पढ़ रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि 11th में थोड़ा कम पढ़ रहे हैं 12th में ज्यादा, बिल्कुल सेम चीज 12th में वापस पढ़ेंगे, राइट, क्लियर है। अच्छा, तो इस मतलब इस एसिड की अगर मोलैरिटी ये है तो हम नॉर्मेलिटी इजीली इस एसिड की निकाल सकते हैं। अब मैंने क्यों बोला कि नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड बराबर होता है मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन के, क्योंकि देखो यार, अगर इस एसिड की, ध्यान से सुनना, अगर वैसे तो मोल कंसेप्ट वालों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुनो, इस एसिड की सर अगर मोलैरिटी आपकी 1 मोलर है तो इसमें जो H प्लस आयन है सर उसकी मोलैरिटी क्या होगी। देखो, आपका ये सल्फ्यूरिक एसिड है, आपको पता है जब ये आयोनाइज होगा तो 2H प्लस सर हमें देगा और SO4 2 नेगेटिव हमें देगा, ठीक बात है। अच्छा, तो आपको पता है कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन 1 है तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 2 होगी, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 2 होगी, है ना। अगर 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का है तो 2 मोल H प्लस आयन के मिलेंगे। मतलब सर अगर सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन या H प्लस आयन की मोलैरिटी कितनी होगी, 2 मोलर होगी। क्या ये बात क्लियर हो रही है, बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं। देख लो भाई, सल्फ्यूरिक एसिड से हमें दिख रहा है कि 2H प्लस मिलते हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड से, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से 2 मोल H प्लस आयन मिलते हैं। मतलब अगर सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन सर 1 मोलर है तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 2 मोलर, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 2 मोलर, और मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आई 2 मोलर, और सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी कितनी आई, 2,
मतलब जो एसिड की नॉर्मेलिटी की वैल्यू होती है, ध्यान से सुनना, लास्ट बात आ गई है, जो एसिड की नॉर्मेलिटी की वैल्यू होती है वही तो H प्लस आयन की मोलैरिटी की वैल्यू होती है। H प्लस आयन की जो मोलैरिटी की वैल्यू भी 2 है, आपकी एसिड की नॉर्मेलिटी की वैल्यू भी वही है। मतलब हमें बोल सकते हैं ना यार कि नॉर्मेलिटी ऑफ ए एसिड जो है और मोलैरिटी ऑफ ए H प्लस आयन के बराबर ही होता है उसका मैग्नीट्यूड। मोलैरिटी ऑफ ए H प्लस आयन निकाल लो चाहे, है ना, मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन निकालोगे वो भी 2 आएगा, या नॉर्मेलिटी ऑफ ए एसिड निकाल लो वो भी 2 आएगा। मतलब चाहे नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड लिख दो या मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन लिख दो, एक ही बात है कि नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड की जो वैल्यू होती है, एसिड की नॉर्मेलिटी की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू होती है मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन की। ठीक बात है। अगर मोलैरिटी के टर्म में आपको पीएच का फॉर्मूला लिखना है मतलब तो आप मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन की निकालोगे, और अगर नॉर्मेलिटी के टर्म में आपको पीएच निकालना है तो आप नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन लिखोगे, नॉर्मेलिटी ऑफ ए एसिडिक सॉल्यूशन लिखोगे, जो कि आपका 2 है, क्योंकि नॉर्मेलिटी ऑफ ए एसिड ही बराबर होता है मोलैरिटी ऑफ ए H प्लस आयन। ठीक बात है, क्लियर है। नॉर्मेलिटी ऑफ ए एसिड ही बराबर होता है मोलैरिटी ऑफ ए H प्लस आयन। आई होप सारी बातें क्लियर है। सेम बात हम कर चुके हैं मोल कंसेप्ट में जब हमने अपनी शुरुआत की थी इस जर्नी की। ठीक बात है, हाँ, ये बात अब क्लियर है ना कि क्यों ये दोनों फॉर्मूले सेम हैं, ए बराबर इसके क्यों है, क्लियर है कि नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, मतलब ये दो फॉर्मूले बराबर है, तो इसका सिंपल सा मतलब यही है ना कि जो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड का मैग्नीट्यूड है वही मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन का मैग्नीट्यूड है। ये कहने का मतलब तो यही है, तो मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया कि नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड भी 2 है और मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन भी 2 है। मतलब जो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड का मैग्नीट्यूड होता है वही मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन का मैग्नीट्यूड होता है। इसलिए चाहे हम नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड के फॉर्म में फॉर्मूला लिख सकते हैं या मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन के फॉर्म में भी हम अपना फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक बा, चली, चलो चलो अच्छा, और तो चलो ये बात तो आपकी एक तरह से मोल कंसेप्ट की रिवीजन ही है। जिसने मोल कंसेप्ट नहीं किया था मेरे से, उनके लिए भी कोई मतलब रिवीजन भी नहीं, उनके लिए भी पढ़ाई दिया गया है, राइट। कुछ भी इससे ज़्यादा मोल कंसेप्ट में भी नहीं पढ़ाया गया, तो ऐसा कुछ फेयर ऑफ मिसिंग आउट ना करना, फोमो ना रखना, राइट। अच्छा, अब एक चीज़ सर आपको लेक्चर नंबर 3 में मैंने पढ़ाई, क्या पढ़ाई आपको? मैंने पढ़ाया कि सर ये आपका मान लो सोल्यूशन है, ये आपका सोल्यूशन है, इसमें सर आपका पानी डाला हुआ है, इसमें हमारा पानी है, जल है तो जीवन है, तो इसमें पानी है हमारा, है ना। और इसमें लेट्स से अब मैं एक एसिड HA डाल देता हूं, इसमें मैं एक एसिड HA डाल देता हूं। ठीक बात है, मतलब इसको मैंने एसिडिक सॉल्यूशन बना दिया। पहले आपका वाटर था तो मतलब सॉल्यूशन न्यूट्रल था, अब इसमें सर अगर मैं एसिड घोल दूंगा तो मेरा सॉल्यूशन एसिडिक बन जाएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। और मैंने आपको ये बताया था सर कि पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, है ना, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। लेकिन मैंने आपको पिछले ही क्लास में एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया था पहले ही कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन ए सॉल्यूशन बराबर होगा सर कंसंट्रेशन ऑफ ए H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम एसिड प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम वाटर। क्योंकि ये हमारा जो HA, इसमें जो एसिड हमने मिलाया वाटर में, तो जब ये एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा तो उसमें H प्लस आयन कौन कौन दे रहा होगा? एक तो एसिड तो दे ही रहा होगा कि एसिड आपका H प्लस और A नेगेटिव में टूट रहा ही होगा, लेकिन वाटर भी तो आपका H प्लस देता है, वाटर भी आपका सर H प्लस देता है, राइट। वाटर भी आपका H प्लस देता है, या एक ही, अगर एक ही लिखना है तो एक ही लिख लो, अभी एक ही दिखाना है तो अगर आपको कि वाटर भी हमारा H प्लस देता है, एम्फोटेरिक नेचर दिखाना है तो, राइट, क्लियर है। तो मतलब इस पूरे सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन कौन कौन दे रहा है, मतलब H प्लस आयन में कंट्रीब्यूशन दोनों लोगों की है, इस एसिड की भी है, इस वाटर की भी है। मतलब H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन एसिडिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू द
कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम एसिड प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम वाटर। इस सेम ए बात को यूज करके हमने नीट या जेई में पिछले साल आया हुआ PYQ किया हुआ था अपने लास्ट लेक्चर में, राइट। यही क्वेश्चन हमने लास्ट लिया था, आपको अगर याद हो तो लेक्चर नंबर 3 में इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए लेक्चर हमने खत्म किया था, इस पे क्वेश्चन लेके खत्म किया था, ठीक बात है। अच्छा, और इसमें सर मैंने ये बात आपको बताई थी कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन ए वाटर जो होता है, वाटर के केस में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 10⁻⁻7 10⁻⁻7 होती है। इसकी बात भी हम कर चुके हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे बात हो रही है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए H प्लस आयन गिवन बाय वाटर इज 10⁻⁻7 होती है, ठीक बात है। सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, अब बस एक सम अप कर रहा हूं। तो अच्छा, तो सर एक लाइन बनाओ, एक लाइन बनाओ, स्केल निकाल लो, ऐसे एक लाइन बना लो, ऐसे एक लाइन बना लो, बना ली। एक लाइन बनाओ, इधर कहीं बीच में लिखो 10⁻⁻6। ऐसे एक पहले पूरा एक पैरामीटर बनाओ, 10⁻⁻7, 10⁻⁻8, 10⁻⁻9, 10⁻⁻10, 10⁻⁻13, 10⁻⁻ कुछ भी ले लो 20, 10⁻⁻50। इस तरह बनाते हैं 10⁻⁻5, 10 मेरे साथ बनाते जाओ, 10⁻⁻4, 10⁻⁻3, 10⁻⁻2, 10⁻⁻1, 1, 2, let's say 10, 100, 1000। वैसे 1000 तो बहुत हो जाएगा, लेकिन चलो ठीक है, ठीक बात है। ये मैंने एक स्केल बनाया आपका। ये स्केल क्या है, बस स्केल कुछ भी नहीं है, बस कुछ समझाना है मुझे, इसमें आपको कुछ समझाने के लिए बनाया है मैंने, ठीक है। पहले बना लो, बना लिया। अच्छा, क्या करो, एक लाइन इधर मारो सर, एक डॉटेड लाइन, वर्टिकल डॉटेड लाइन इधर मारो। अभी समझाऊंगा सारा क्या है, पहले बस कलाकारी करो। एक डॉटेड लाइन इधर बनाओ, बना ली। अच्छा, एक डॉटेड लाइन, वर्टिकल डॉटेड लाइन इधर बनाओ, ठीक बा, बना ली। अच्छा, एक ऐसा बनाओ एरो, एक एरो इधर बनाओ, इसको तो अब अगर बात करें तो देखो यार, सबसे पहले इधर लिखो लो कंसंट्रेशन जोन। आप बड़े में लिख लेना, मैं छोटे में लिख रहा हूं, मेरे पास जगह कम है। आप लिखो इधर लो कंसंट्रेशन जोन, LCZ मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, राइट। लो कंसंट्रेशन जोन, आगे इधर मॉडरेट कंसंट्रेशन जोन, और इधर हाई कंसंट्रेशन जोन। इधर भी चाहो तो लिख सकते हो वेरी लो कंसंट्रेशन जोन, वेरी लो कंसंट्रेशन जोन। इसके आगे जितना भी 10⁻⁻9 के आगे जितना भी है, ये पहले लिखो। लिख लिया, इसको लिखो, मैं इसको इरेज करता हूं, मैं इसको इरेज करता हूं। एक बढ़िया कंसेप्ट आपको समझाता हूं जो कि आपके बहुत काम आएगा क्वेश्चन को सिंपल करने में। देखो मैं क्यों लिख रहा हूं, आपको कुछ समझाने के लिए। इसको भी रेस करते हैं, चलो।
इसका क्या काम है, इसके अंदर हमारे अब 3 केस बनेंगे जो आपको क्वेश्चन को आसान करेंगे आपके। पहला पॉइंट देखो सर, आपको पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एसिडिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए एसिडिक सॉल्यूशन बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑफ ए सॉल्यूशन बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम एसिड प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम वाटर, उसके बराबर होता है। अच्छा, और मैंने एक नीचे स्केल बनाया है जिसमें मैंने आपको अभी तक ये बोला कि 10⁻⁻6 से लेके जब अगर आपकी कंसंट्रेशन 10⁻⁻9 के बीच में लाई करती है तो इस जोन को हम बोलते हैं लो कंसंट्रेशन जोन। 10⁻⁻9 से आगे जितने भी अगर कंसंट्रेशंस हैं उनको हम बोलते हैं वेरी लो कंसंट्रेशन जोन, और 10⁻⁻6 से 1 मोलर तक अगर आपकी कंसंट्रेशन है तो उसको माइल्ड कंसंट्रेशन जोन या मॉडरेट कंसंट्रेशन जोन बोलते हैं। 1 के इस तरफ जितनी भी है उसको हाई कंसंट्रेशन जोन बोलते हैं। पहली बात है आपको जोन पता होनी चाहिए, राइट, कि अगर किसी एसिड की कंसंट्रेशन इसके बीच में लाई करती है, मान लो अगर किसी एसिड की कंसंट्रेशन 10⁻⁻8 है तो आपके दिमाग में होना चाहिए सर कि लो कंसंट्रेशन जोन की बात हो रही है, राइट। अच्छा, अगर मैं बोलूं किसी एसिड की कंसंट्रेशन 10⁻⁻4 है तो आपको क्लियर होना चाहिए सर कि माइल्ड कंसंट्रेशन वाला जोन है या मॉडरेट कंसंट्रेशन वाला जोन में वो लाई करता है, ठीक बात है। अच्छा, अब पहला केस इफ आपके क्वेश्चन को आसान करना सिखा रहा हूं, क्या करना है आपको, इफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन coming from acid, if concentration of H plus ion coming from acid is greater than or equal to 10⁻⁻6 molar, is equal to 10⁻⁻6 molar। पहला केस है कि अगर सर आपकी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो एसिड से आ रही है और 10⁻⁻6 मोलर से बराबर है, उससे ज़्यादा है, मतलब किस जोन में है, हम इस जोन की बात कर रहे हैं कि अगर 10⁻6 या उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा तो ज़्यादा की वैल्यू इस तरफ है, इस तरफ वैल्यू कम होते जा रही है, इस तरफ वैल्यू ज़्यादा होते जा रही है, राइट, इतना आपको पता है। तो 10⁻6 से इस तरफ की बात कर रहा हूँ कि जहाँ आपकी वैल्यू ज़्यादा होते जा रही है। अच्छा, अगर सर आपको पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ आपका एसिडिक सॉल्यूशन अगर दिया हुआ था, अगर ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन दिया हुआ था कि जिसमें पानी था, जिसमें आपका पानी था, इसमें HA डाला हुआ था, और इसके अकॉर्डिंग हमने लिखा था कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑफ एसिड प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑफ ए वाटर, जिसमें सर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दैट कमिंग फ्रॉम वाटर इज इक्वल टू 10⁻⁻7 की होती थी 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक बात है। अच्छा, अब अगर मैं बोल रहा हूं कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कमिंग फ्रॉम एसिड इज अगर ग्रेटर देन 10⁻⁻6 है, तब हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन इग्नोर, या वी कैन इग्नोर से अच्छा शब्द ये लगेगा, वी कैन neglect concentration of H plus ion coming from water, ये बात पहले लिखो। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर आपकी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दैट इज कमिंग फ्रॉम एसिड अगर 10⁻6 या उससे ज्यादा है तो हम H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो वाटर से आ रही है उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब उस केस में हम ये लिख सकते हैं सिंपली कि कंसंट्रेशन ऑफ ए H प्लस आयन ऑफ ए सॉल्यूशन is approximately equal to the concentration of a H plus ion coming from acid। ऐसा क्यों लिख सकते हैं सर? कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपकी एसिड के द्वारा जो H प्लस आयन आ रहा है अगर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जितनी वाटर की वैल्यू 10⁻⁻7 है, वाटर के द्वारा जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻7 है। अगर A वाली जो वैल्यू है
अगर कंसंट्रेशन वाली जो वैल्यू है जो एसिड की है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डेट कमिंग फ्रॉम एसिड, अगर ए वाली वैल्यू बहुत बड़ी है इसके कंपैरेटिवली, अगर इस वैल्यू का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है इसके कंपैरेटिवली, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं सर, इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। अरे यार मान लो 1 लाख है, इधर 1 लाख रुपया है, इधर आपके पास 1 रुपया है, तो 1 लाख में 1 रुपया जोड़ दोगे तो रहेगा तो तब भी 1 लाख ही हो, मतलब 1 लाख एक तो होगा वैसे, लेकिन वैसे तो रहेगा। आप अगर बोलोगे, आप यही बोलोगे ना लखपति हो, ये तो ना बोलोगे कि 1 लाख 1 रुपया वाले लखपति हो, लखपति ही बोलोगे, है ना। तो अगर आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डेट कमिंग फ्रॉम एसिड जो है वो अगर काफी ज्यादा है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम वाटर, तो आप इस चीज को इग्नोर कर सकते हो। सिंपल सी बात है कि अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है इसके कंपैरेटिवली, तो इस वैल्यू को आप इग्नोर कर सकते हो, आंसर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो मैं वही बोल रहा हूं पहली बात कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एसिड की अगर ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶ है तो वी कैन नेग्लेक्ट H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम वाटर। तो हम वाटर के द्वारा जो H प्लस आयन आ रहा है उसकी वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं। तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑफ ए सोल्यूशन, concentration of H plus ion of a solution is equal to the approximately equal to the concentration of a H plus ion coming from acid। ठीक बात है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे आगे अभी ध्यान से देखते जाओ, समझते जाओगे। पहले केस से अगर हल्का सा समझो, दूसरे केस में पूरा समझ जाओगे, तीसरे केस में तो निपटा डालोगे। 3 केस बनेंगे इसमें। अब इफ अगर इधर तक बात है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की जो एसिड के द्वारा आ रही है वो अगर 10⁻⁶ से 10⁻⁹ के बीच में है, मतलब इस वाले जोन में है, इस वाले जोन में, है ना। अगर एसिड के द्वारा जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ रही है और 10⁻⁶ से 10⁻⁹ के बीच में है, जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ रही है एसिड के द्वारा, उस केस में क्या होगा देखो, फिर पहले सोचो खुद से ही, लिखेंगे तो बाद में। अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम एसिड अगर आपका 10⁻⁶ से 10⁻⁹ के बीच में आ रहा है, मतलब लगभग 10⁻⁷ के आसपास ही है चीजें, है ना। 10⁻⁷ वाले जोन में ही है, तो मतलब इस केस में हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कुछ भी। इस केस में ना इसकी कंसंट्रेशन को निगलेक्ट कर सकते हैं, ना इसकी कंसंट्रेशन को निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन भी इसके आसपास ही है, तो किसी को निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसके पास भी 2 रुपया ही है, इसके पास भी 1 रुपया ही है, तो इसके पास 2 रुपया है, तो इसके कंपैरेटिवली इसका 1 रुपया को निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास अगर 2 करोड़ रुपए हैं तो इसके पास भी 1 CR है, राइट, तो निगलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, इसके पास खरबों रुपए हो, इसके पास चिल्लर हो, तब इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। जिसके पास ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा है किसी एक के कंपैरेटिवली, तब उसको इग्नोर किया जा सकता है ना। ये बात आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो। अगर एक बंदा है उसके पास बहुत पैसा है और एक बंदा है जिसके पास कम पैसा है, तो अगर जिसके पास ज्यादा पैसा है वो अगर लड़की में इंटरेस्ट दिखाता है तो लड़की उधर चली जाती है। सिंपल फंडा है, राइट। वापस आते हैं, तो अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन एसिड के द्वारा जो है वो अगर 10⁻⁶ से 10⁻⁹ के बीच में है, तो वी कंसीडर H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम बोथ एसिड as well as water। ठीक बात है, मतलब चाहे तो इक्वेशन भी लिख लो मैथमेटिकली कि H प्लस आयन ऑफ ए सोल्यूशन बराबर होगा सर H प्लस आयन ऑफ ए एसिड। इस केस में हम कुछ भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही आसपास हैं, तो किसी को निगलेक्ट नहीं कर सकते। तीसरी बात क्या रह जाएगी सर, एक बार हमने H प्लस एसिड्स ज़्यादा
कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एसिड 10⁻⁻6 से ज़्यादा, एक बार ये बीच में, अब एक बार इधर होगी, है ना, एक बार इधर होगी। इफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम एसिड अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻⁻6 है, तो मतलब पूरा जोन ही ले लिया है हमने, माइल्ड कंसंट्रेशन वाला जोन भी या मॉडरेट कंसंट्रेशन वाला जोन भी और ये वाला जोन भी, सारा ले लिया है हमने, कवर कर लिया इसमें के अंदर, इसके थ्रू ये हमने ये वाला जोन कवर कर लिया है। अब हम जो बात लिखने जा रहे हैं इस जोन की लिखने जा रहे हैं जो 10⁻⁹ से आगे वाली है। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम एसिड जो है वो अगर 10⁻⁹ से भी कम है, 10⁻⁹ से भी कम है, तो लिखो, इसको इग्नोर करना पड़ेगा। तो सर अगर आपकी अब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम एसिड अगर 10⁻⁹ से भी कम है, आपको पता है वाटर के द्वारा जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁷ होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो मतलब अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो एसिड के द्वारा आ रही है वो अगर 10⁻⁹ से भी कम है, मतलब बहुत कम है, मतलब अब एक केस आ गया ना कि जिस केस में इसकी वैल्यू ज़्यादा है इसकी वैल्यू कम है, तो अब इसको इग्नोर कर देंगे, है ना, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। पहले केस में इसकी वैल्यू ज़्यादा थी, इसकी वैल्यू ज़्यादा थी इसके कंपैरेटिवली, तो हमने इसको इग्नोर किया था, सिर्फ इसके बराबर लिखा, इसको निगलेक्ट कर दिया था। अब अगर तीसरा केस ये है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है इसके कंपैरेटिवली, तो इसको इग्नोर कर देंगे, अब इसकी वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, राइट। तो लिखो वी कैन, ऐसे लिख लो, वी कैन नेग्लेक्ट, ऐसी सेम वर्डिंग लिख लो, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम एसिड, उस केस में वाटर के द्वारा जो H प्लस आयन आ रहा था उसकी कंसंट्रेशन को इग्नोर कर रहे थे, इस बार हम एसिड के से जो H प्लस आयन आ रहा है उसको इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले केस में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम एसिड जो था वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू वाटर, इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा थी तो इसको इग्नोर कर सकते थे। तीसरे केस में इसकी वैल्यू ज़्यादा है इसके कंपैरेटिवली, तो इसको इग्नोर कर दें। बीच वाला जो दूसरा केस था उसमें ये दोनों आसपास ही हैं तो किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो दूसरा केस था, राइट। मतलब इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑफ ए सोल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम वाटर, जो कि वैसे तो 25 डिग्री सेल्सियस पे लगभग 10⁻⁷ के बराबर ही होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर pH भी निकालें, अगर हमारा इस तीसरे केस के लिए pH निकालें तो pH हमारा लगभग 7 के बराबर ही आएगा। pH बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑफ ए सोल्यूशन, तो उसकी अगर कंसंट्रेशन 10⁻⁷ नहीं आ रहा तो pH आपका 7 ही आएगा, है ना, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁷ 7 ही होता है, तो pH आपका 7 ही आएगा। मतलब आपका सोल्यूशन जो है न्यूट्रल होगा। इस केस में तो हम बोल ही सकते हैं कि लगभग न्यूट्रल ही होगा सोल्यूशन। क्या है बात क्लियर है? मैंने आपको क्या समझाया, समराइज कर दिया जाए। मैंने सर आपको ये समझाया कि आपके पास एसिड की कंसंट्रेशन का मैंने एक बैंड बना के दिया है आपको कि अगर एसिड की कंसंट्रेशन 10⁻⁶ से 10⁻⁹ के बीच में लाई कर रही है तो उसको हम लो कंसंट्रेशन जोन बोलेंगे। अगर 1 से लेके 10⁻⁶ के बीच में लाई कर रही है तो माइल्ड कंसंट्रेशन जोन, और ए हाई कंसंट्रेशन जोन, ए वेरी लो कंसंट्रेशन जोन। आगे मैंने आपको 3 केस बनाए। मैंने ये बोला कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑफ ए सोल्यूशन बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम एसिड, क्योंकि जो वाटर में अगर आपने वाटर में एसिड मिला के एसिडिक सोल्यूशन बना दिया है तो H प्लस आयन दोनों दे रहे हैं, एसिड भी दे रहा है और आपका वाटर भी दे रहा है। H प्लस आयन कौन कौन दे रहा है? एसिड भी दे रहा है, वाटर भी दे रहा है। तो हमें ये बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑफ ए सोल्यूशन बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम एसिड प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम वाटर। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर H प्लस आयन मतलब अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम एसिड की वैल्यू ज़्यादा है इसके कंपैरेटिवली, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं। मतलब H प्लस ऑफ ए सोल्यूशन बराबर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम एसिड ही सिंपल लिख सकते हैं। अगर इन दोनों की वैल्यू आसपास ही है फिर ऐसे ही लिखेंगे, कुछ भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम एसिड की वैल्यू बहुत कम है इसके कंपैरेटिवली, तो अब इस बार इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इस केस में, तीसरे केस में हमने इसको इग्नोर किया,
इसकी वैल्यू को इग्नोर किया, वो बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम वाटर के ही, तो मतलब 10⁻⁷ के बराबर। ठीक है, हमने 3 केस बनाए। मैंने आपको ये सिखाया कि कब निगलेक्ट करना चाहिए, आपको कब निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, अभी आपको ये सिखाया है। ठीक बात है, क्लियर है। देखो यार, IIT जेई और नीट को क्रैक करने का सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है। नीट, जेई मेंस और जेई एडवांस को क्रैक करने की सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है, बाकी सब बकवास है। और वो स्ट्रैटेजी क्या है? क्वालिटी लेक्चर देख के PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा आपको भी पता है कि सारी चीजें खोखली हैं। जितनी भी आप स्ट्रैटेजी वीडियो हर 2 दिन बाद देखते हो, सारी खोखली हैं, आपको भी पता है। पिछले 1 साल 2 साल से लगातार देखते आ रहे हो, कुछ इंप्रूवमेंट आई नहीं? आई ना, तो आएगी भी नहीं, क्योंकि स्ट्रैटेजी एक ही है जेई और नीट को क्रैक करने की, कि क्वालिटी लेक्चर देखें, उसके बाद बस PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। इसके अलावा कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है, सीधी बात बोल रहा हूं। और ये आपको भी पता है, बस मानने को तैयार नहीं हो आप। ठीक है, चलो, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम है बताना, मैं बता दे रहा हूं। चाहूं तो मैं भी वीडियो बना सकता हूं, ऐसी मैं बना भी दूंगा, है ना, क्या जा रहा है, बट बता रहा हूं पहले ही, बनाने के बाद भी, कि अगर मैं स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊं भी तब भी पहले ही बता रहा हूं कि उनका कोई फायदा नहीं है। आपके लिए कोई फायदा नहीं है, मेरे लिए तो फायदा ही है, या किसी भी क्रिएटर के लिए फायदा ही है, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे स्ट्रैटेजी वीडियो ज़्यादा देखते हैं। सीधी सी बात है यार, तो उनके लिए तो फायदा ही है, उनको छाप के व्यूज़ मिलते हैं, है ना, उनके लिए तो फायदा ही है, आपके लिए कोई फायदा नहीं है। चल, तो इतनी बात आपको समझ आ गई कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑफ ए सोल्यूशन बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम एसिड प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम वाटर। ये बात हम पहले भी कर चुके थे हालांकि। अब मैंने बस आपको निगलेक्ट करना सिखाया कि कब आप निगलेक्ट कर सकते हो, कब नहीं। कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम एसिड अगर 10⁻⁶ से ज़्यादा या उसके बराबर है, तो हम कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम वाटर वाली चीज़ को निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर 10⁻⁶ से 10⁻⁹ के बीच में है तो हम किसी को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम एसिड इज लेस देन 10⁻⁹, तो हम H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो एसिड से आ रही है उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब आगे जल्दी जल्दी हम बातें करेंगे। अब आगे जितनी भी आगे बातें होंगी आपके लिए बेसिक एक फंडामेंट बन गया है। अब आगे ये सारी बातें लगभग आपको पहले से भी पता है, कुछ मोल कंसेप्ट में, कुछ इधर, अभी मैं आपको बता दूंगा। एक एक करके देखते हैं। पहली चीज, pH ऑफ वीक एसिड और वीक बेसिक सॉल्यूशन। वीक एसिड या वीक बेसिक सॉल्यूशन की हम बात करें, pH ऑफ वीक एसिड या वीक एसिड है या वीक बेस है ना। वीक एसिड क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं, उनकी पहचान करना आपको लेक्चर नंबर 1 में ही सिखा चुका हूं मैं। अच्छा, तो pH ऑफ ए वीक एसिड मुझे पता है कि कैसे निकालते हैं। मैंने सर आपको ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ करा दिया है, उसमें हमने वीक एसिड के बारे में ही बात की थी कि वीक एसिड के द्वारा जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होती है सर, वो आपकी √KAC होती है। ये आपको करा दिया है ना, ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ लेक्चर नंबर 2 में आपको ये बात करा दी गई है कि फॉर वीक एसिड आपकी ये चीज होती है, राइट। वीक एसिड के लिए आपकी ये चीज होती है। तो आपको pH निकालना है, मान लो वीक एसिड का, तो pH क्या होता है, -log। तो दोनों साइड इक्वलिटी के दोनों साइड हम -H प्लस लिख देते हैं, -log ले लेते हैं दोनों साइड, -log ऑफ KAC, मतलब इसको चलो ऐसे लिख देता हूँ, KAC⁻²। ठीक बात है। इक्वल टू के दोनों साइड में नेगेटिव ऑफ log ले सकता हूँ, ले लिया मैंने। अच्छा, तो ये तो हमारा pH हो जाएगा, pH बराबर होता है -log ऑफ H प्लस, तो इसको pH लिख सकते हैं सिंपली।
तो pH बराबर होगा pH ऑफ ए वीक सोल्यूशन, क्योंकि ये वीक सोल्यूशन के लिए ही हमने H+ की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला था। तो इसका यूज करते हुए जो भी pH निकालेंगे, जो भी हम pH का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं वो pH ऑफ ए वीक एसिड का ही निकलेगा, है ना। तो माइनस लॉग, तो पहली बात पावर है, तो पावर है तो आपको सारी लॉग की प्रॉपर्टीज, लॉग निकालना सब कुछ मैंने सिखा दिया अभी 2 लेक्चर पहले ही आपको लॉग एंटी लॉग निकालना सिखाया है। तो पावर बाहर आ जाएगी, है ना, पावर बाहर आ जाएगी, अंदर क्या बचेगा, लॉग KA मल्टीप्लाई C, KA मल्टीप्लाई C, है ना, ये बचेगा। उसके बाद हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हाफ, मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाएगा, तो लॉग माइनस अंदर ले जा रहा हूं, लॉग K माइनस लॉग C। ये सारी बातें आपको पहले ही लॉग निकालना सारा कुछ सिखा चुका हूं, है ना, कि लॉग x इंटू वाई क्या होगा, log x प्लस log y, अंदर फिर माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस आ गया दोनों में, ठीक बात है। अच्छा, तो क्या लिख सकते हैं आगे इसको, हाफ माइनस log ऑफ k क्या होगा सर, इसको हम pk लिख सकते हैं, माइनस log ऑफ k होगा आपका pk, और इसको तो log c ही रहने दो, log c ही रहने दो। तो ये सर आ गया आपका pH का फॉर्मूला फॉर ए वीक एसिड। क्या है हमें याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं, याद रख सकते हो तो रख लो, मेमोरी अगर अच्छी है, अदरवाइज याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पता हो वो अपने आप निकल जाएगा, है ना। बस नेगेटिव ओवरलॉक करके निकाल सकते हो। अदरवाइज नीट के अगर स्टूडेंट हो जिसमें थोड़ा याद रहे तो टाइम बचता है, नीट में टाइम बचाने वाली ही सबसे मेन बात होती है। जितना टाइम आप हर एक क्वेश्चन बचाओगे उतना नीट के करीब, नीट क्रैक करने के करीब पहुंचते जाओगे। ये नीट की खासियत है, नीट में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, नीट में स्पीड आपको चाहिए, स्पीड प्लस एक्यूरेसी चाहिए। नीट में जितना ज़्यादा आप हर एक क्वेश्चन में टाइम बचाना सीखोगे, जितनी टेक्निक सीखोगे टाइम बचाने की, उतना ज़्यादा नीट क्रैक करने के करीब पहुँचते जाओगे। ये सिंपल स्ट्रैटेजी है नीट के लिए, राइट। जेई में इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती, जेई और एडवांस में कोई दिक्कत नहीं होती, सफिशिएंट क्वेश्चन होते हैं, सफिशिएंट टाइम होता है, उसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं होती कि बहुत तेजी से करना पड़ता है, उसमें क्वालिटी चाहिए। इसमें क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी चाहिए नीट के एग्जाम में, इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है, राइट। अच्छा, बट जेई एडवांस से कंपेयर मत कर देना नीट को, वो लीग से बाहर एग्जाम है ना। पूरा आपका नीट का एग्जाम जाएगा उसमें, पूरे नीट के एग्जाम के 180 क्वेश्चन जेई एडवांस के 2 क्वेश्चन के बराबर होंगे, फिजिक्स या मैथ के। तो घर जाएगा उसमें, कोई उसको छोड़ दो भाई, उसके साथ तो कंपेयर भी नहीं करना है, भूल के भी, भगवान नाराज हो जाएंगे। तो पीएच हमारा ये आ गया वीक एसिड के लिए। इसी तरह अगर हम वीक बेस के लिए लिखना चाहें, फॉर वीक बेस, तो वीक बेस के लिए हमें सिमिलरली पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन होता है KBCK। ये सारी बातें भी हम कर चुके हैं। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम POH लिखना चाहें, इसके अकॉर्डिंग अगर हम POH लिखना चाहें तो हमारा आ जाएगा हाफ PKB माइनस log C। इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा हमारा, सेम वही प्रोसीजर करोगे तो ये आ जाएगा। उसमें बस एसिड के केस में PK होता है, इधर PK भी हो जाएगा। तो ये हमें वीक बेस के लिए भी पता था कि एसिड हमें H+ देता है, तो वीक एसिड के लिए H+ की कंसंट्रेशन √KAC होती है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में। ये दोनों चीज़ें हम देख चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम पीएच और POH का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। एसिड के लिए पीएच का फॉर्मूला ये है, बेस के लिए POH का फॉर्मूला ये है। और अगर बेस का पीएच पूछा होता बेस का, तो आपको पता है सिंपली अगर 25 डिग्री सेल्सियस में बात करें तो pH प्लस POH बराबर होता है 14 के। तो अगर आप POH इधर से निकाल लोगे, और अगर वीक बेस का अगर pH ही पूछा होता, तो जैसे POH अगर आपका 4 आपका 10 आया होता तो pH आपका कितना आ जाता, 4 आ जाता, है ना। सॉरी, pH आपका POH आपका अगर 10 होता तो हाँ pH 4 आ जाता, राइट, ठीक बात है। तो pH प्लस POH बराबर आपका 14 के है। अगर आप POH निकाल लोगे तो pH अपने आप ही निकाल सकते हो, ठीक बात है। चलें आगे, चले, हाँ चलो। तो पहली बात, आपको वीक एसिड और वीक बेस का pH निकालना आ गया है, जो कि हम पहले ही ओस्टवाल्ड लॉ डाइल्यूशन से कर चुके हैं। बस लॉग निकाल के pH के फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, ये सब हम पहले देख चुके हैं। इसका ही यूज करके हमने pH का फॉर्मूला फॉर ए वीक एसिड, POH का फॉर्मूला फॉर ए वीक बेस निकाल लिया है। उसके अकॉर्डिंग हम एसिड का pH का तो फॉर्मूला डायरेक्ट आ गया है, बेस का हमने POH निकाल लिया, और अगर POH आ गया तो pH हम इजीली निकाल ही सकते हैं। क्लियर है, चलो।
तो ये पहली बात हो गई कि पीएच ऑफ ए वीक एसिड या वीक बेस अगर हमें निकालना हो। ऐसा करते हैं, थोड़ा एक लाइन बना लेते हैं, ऐसे बहुत इरेज करने में बहुत टाइम जाएगा नहीं तो, क्योंकि 5 केस हैं आपके पास कि नहीं तो 5 बार इरेज करना पड़ेगा, उसमें टाइम बहुत जाएगा। ऐसा करता हूं, बॉक्स बना देता हूं, आपका सेगमेंटेशन कर देते हैं सो डैट एक ही बार में सब कुछ निपट जाए, है ना। ऐसे करोगे बीच में लाइन, आप तो चाहे जैसे मर्जी लिख लो नोट्स में, मैं थोड़ी सेगमेंटेशन कर देता हूं। एक तो इतना बड़ा बोर्ड है कि सीधा जा ही नहीं पाता है कभी। ठीक बात है। तो पहले, सबसे पहले हमने देखा वीक एसिड और वीक बेस के लिए, वीक एसिड और वीक बेस के लिए वीक एसिड के लिए हमने देखा कि पीएच बराबर होता है, पीएच बराबर होता है हाफ pKa माइनस log C। ए वीक एसिड के लिए है। वीक बेस के लिए हमने देखा POH बराबर हाफ pKb माइनस log C। ए है आपका वीक बेस के लिए। और आपको ये भी पता है कि pH प्लस POH बराबर होता है 14 के। ये 3 चीज़ें हमने देखी, ये 3 चीज़ें हमने वीक एसिड के लिए देखी। एक ही स्लाइड में पूरा सब कुछ निपेट देते हैं, राइट। दूसरी चीज, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हो या सर स्ट्रॉन्ग बेस हो, जैसे HCl दिया हो, है ना, या NaOH दिया हो, तो HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। वीक एसिड क्या होता, अगर आपको एसिटिक एसिड दिया होता ना CH3COOH या लिथियम LiOH दिया होता है, सारा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं, लेक्चर नंबर 1 में करा चुका हूँ, राइट। कैसे पता लगे कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सिंपल वे में बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 में। तो पीएच ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो इसमें तो सिंपल है कि आपको पता है कि पीएच ऑफ ए एसिडिक सोल्यूशन बराबर होता है, पीएच होता है बराबर माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन ए सोल्यूशन। तो मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑफ ए सोल्यूशन अगर निकल गया तो पीएच तो अपने आप निकाल ही लेंगे उसका नेगेटिव ऑफ लॉग करके। तो एसिडिक सोल्यूशन है तो उसके लिए हमें पता है कि पीएच कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑफ ए सोल्यूशन बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम एसिड प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम वाटर। ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए है। स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन ऑफ ए सोल्यूशन बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए OH नेगेटिव आयन कमिंग फ्रॉम बेस कंसंट्रेशन ऑफ ए OH नेगेटिव आयन कमिंग फ्रॉम वाटर। वाटर आपका H प्लस भी देता है, OH नेगेटिव भी देता है, आपको सब कुछ पता है, राइट। उसके बाद ये आपको पता ही है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आपको बस क्या करना है 1 से 1 to 3 पॉइंट्स यूज करने हैं निगलेक्शन करने के लिए कि कब निगलेक्ट करना है कब नहीं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो 1 से 3 तक पॉइंट कराए हैं उनका यूज कर लेना है निगलेक्ट करने के लिए। इसको कब निगलेक्ट करेंगे, इसको कब निगलेक्ट करेंगे, ये सब आपको सिखा चुका हूं, ठीक बात है। बस 1 से लेकर 3 तक पॉइंट को जो मैंने आपको सिखाए हैं इसी स्लाइड में, इसी लेक्चर में, उसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो पीएच ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस निकालना है तो बराबर होता है, इसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। कभी बस देख लेंगे अगर
कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑफ एसिड अगर 10⁻⁻6 से ज़्यादा है तो इसको इग्नोर कर देंगे, 10⁻⁻6 से 10⁻⁹ के बीच में तो किसी को निगलेक्ट नहीं करेंगे, और अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑफ एसिड 10⁻⁹ से कम है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, बस इसको ही रहने देंगे। ठीक बात, ये बात तो चलो हो गई है हमारी, ये बात तो हो गई है हमारी। नेक्स्ट चीज, pH of mixture of 2 weak acid और बेस pH ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए 2 वीक एसिड और बेस। पहले तो आपका एक ही वीक एसिड था, है ना, या एक ही वीक बेस था। अब मान लो ऐसा है कि ए आपका ये पहला वीक एसिड है, वीक एसिड 1, ए दूसरा वीक एसिड है, वीक एसिड 2, वीक एसिड 2। इन दोनों को मिला के, इन दोनों को आपस में मिक्स करके एक नवा एसिड मिक्सचर बनाया, वीक एसिड 1 और वीक एसिड 2 का। ये आपका मिक्सचर है, इसका आपको पीएच बताना है, इसका आपको पीएच बताना है। इसका पीएच तो बता सकते थे, है ना, कि इसका पीएच हम इसके अकॉर्डिंग बता सकते थे, है ना, इसके अकॉर्डिंग इसका पीएच बता सकते थे, इसके अकॉर्डिंग इसका भी पीएच बता सकते थे। लेकिन अगर इन दोनों को मिला के एक सोल्यूशन बना दिया गया है तो इस मिक्सचर का अगर हमें पीएच बताना है तो उसको कैसे बताएंगे? सिंपली कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑफ ए मिक्सचर बराबर होगा सिंपली अंडर रूट ऑफ, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अंडर रूट ऑफ Ka1 C1 प्लस Ka2 C2, राइट। Ka1 क्या है? एसिडिक कांस्टेंट ऑफ ए एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए एसिड ऑफ ए फर्स्ट वीक एसिड। Ka2 क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए सेकंड एसिड, है ना। Ka1 क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट एसिड, Ka2 है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए सेकंड एसिड, C1 है कंसंट्रेशन ऑफ ए फर्स्ट वीक एसिड, C2 है कंसंट्रेशन ऑफ ए सेकंड वीक एसिड, राइट। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑफ ए मिक्सचर हमारी ये हो जाएगी। अब अगर आपके पास, आपको पता है सर कि pH बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। तो अगर आप H प्लस आयन की आपको बस किसी भी चीज की pH निकालनी है तो आपको H प्लस आयन ही तो निकालना है कि उस सॉल्यूशन में कितने H प्लस आयन है। अगर आपको मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन पता है, दैट मीन्स आपका pH निकल गया। मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन निकाल लिया मतलब pH निकाल लिया। तो अगर आपको इस मिक्सचर में कितने H प्लस, इस मिक्सचर की में कितनी मोलैरिटी है H प्लस आयन की, अगर वो निकाल लो आप तो आपका मतलब pH निकल गया। तो आप H प्लस आयन ऑफ ए मिक्सचर बराबर होगा इसके अकॉर्डिंग। तो इससे जो भी वैल्यू आएगी, मान लो इधर से आपकी इस फॉर्मूले को यूज करके आपने वैल्यू निकाली, H प्लस आयन ऑफ मिक्सचर आया आपका 10⁻⁹, तो आपका pH कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, है ना। तो pH आप अपने आप निकाल लोगे। तो इसका बस इस H प्लस आयन निकल गया तो pH अपने आप निकल जाएगा, pH अपने आप निकल जाएगा। ठीक बात है, अच्छा ठीक है। तो मतलब हम H प्लस आयन का ही फॉर्मूला लिखेंगे, H प्लस आयन से H प्लस आयन ऑफ मिक्सचर निकाल लेंगे, उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको इधर पुट कर देंगे तो हमारा pH आ जाएगा। ठीक बात है, अच्छा। इसी में ये पहला केस, इसी में चाहो तो ये दूसरा केस बना लो कि वीक बेस 1, वीक बेस 2, ये दोनों सर आपस में मिला के आपका एक मिक्सचर बनाया गया, वीक बेस 1 और वीक बेस 2 का। तो इसके केस में हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली वैसे ही कि कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन बराबर होता है अंडर रूट ऑफ
KB1C1 प्लस KB2C2 प्लस KB2C2, राइट। ए इसका है, ए इसका है। क्लियर है। अब मिक्सचर भी आ जाए, आपको दो वीक एसिड को मिक्स करके एक मिक्सचर बना दिया, इसका पीएच पूछे तो बस आप H+ आयन और फिर मिक्सचर का आपको फॉर्मूला पता लग गया। इस मतलब आप इस पूरे सॉल्यूशन का, इस पूरे मिक्सचर वाले सॉल्यूशन का H+ आयन की कंसंट्रेशन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। H+ आयन की कंसंट्रेशन निकाल के इसमें पुट कर दोगे तो पीएच आ जाएगी इस पूरे मिक्सचर की। ठीक बात है। चलो इसी तरह वीक बेस के लिए भी निकाल सकते हो। चलें आगे। हाँ, तो जगह बचा लेते हैं, काम आ जाएगी क्योंकि एक केस और है। चलो एक केस तो मुझे लगता है अगले में जाएगा, पहले 4 केस कर लेते हैं। मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस। 2 स्ट्रॉन्ग एसिड को या तो आपस में मिक्स कर दे या 2 स्ट्रॉन्ग बेसिस को आपस में मिक्स कर दे। पहले 2 वीक एसिड या 2 वीक बेस को मिक्स किया, अब दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स कर दे। जैसे कि सर ये पहला स्ट्रॉन्ग एसिड 1 है ना, ये दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड 2 है, इन दोनों को सर आपस में मिक्स कर दिया है। बस आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पहचानना आना चाहिए कि कोई भी HCl दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है। और ये कहाँ से पता लगेगा? मेरे लेक्चर नंबर 1 से। स्ट्रॉन्ग एसिड 1 और स्ट्रॉन्ग एसिड 2 का ये मिक्सचर बन गया, राइट। पहली बात तो है कि मिक्सचर ऑफ ए 2 स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच क्या होगा आपको ये बताना है, राइट। अच्छा ठीक बात है। तो क्या होगा? सिंपली हमें बोल सकते हैं कि वो बराबर, हमें पता है कि अगर इसकी नॉर्मेलिटी अगर N1 है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसकी नॉर्मेलिटी N2 है, इसका वॉल्यूम V2 है, तो इसकी नॉर्मेलिटी और इसका वॉल्यूम अगर हमें निकालना है मिक्सचर का, तो हमें पता है कि N3 बराबर होता है N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। और एक्चुअल में V1 प्लस V2 ही बराबर V3 के होता था। ये हम सीख चुके हैं पहले ही मोल कंसेप्ट में, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, राइट, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हम मोल कंसेप्ट में कर चुके हैं। तो N3 आ जाएगा, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड आ जाएगी, है ना, मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ दिस एसिडिक सोल्यूशन आ जाएगा। और नॉर्मेलिटी ऑफ एसिडिक सोल्यूशन आ गया तो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिडिक सोल्यूशन की जो वैल्यू होती है वही तो हमारा H+ आयन की मोलैरिटी होती है। जो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड का मैग्नीट्यूड होता है वही हमारा H+ आयन की मोलैरिटी की वैल्यू होती है। ये तो बात पहले कर चुके हैं, है ना। तो मतलब N3 ही बराबर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन के होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन ऑफ इस मिक्सचर आ जाएगा, तो फिर इस फॉर्मूले में पुट करके पीएच निकाल लेंगे। ठीक बात है। चलो लास्ट इसी तरह दूसरा भी कि स्ट्रॉन्ग बेस 1 स्ट्रॉन्ग बेस 2 इन दोनों को आपस में मिक्स करके स्ट्रॉन्ग बेस 1 और स्ट्रॉन्ग बेस 2 का मिक्सचर बना दिया गया। तो इसमें भी बस OH नेगेटिव आयन आ जाएगा कि OH नेगेटिव आयन बराबर हो जाएगा N3 बराबर N1 V1। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस उधर H+ आयन की कंसंट्रेशन निकलती थी, इधर OH नेगेटिव आयन की निकली क्योंकि बेस है, राइट। डिवाइड बाय V1 प्लस V2, डिवाइड बाय V1 प्लस V2। थोड़ा जगह ज़्यादा खा गए हम, लेकिन चलो ठीक बात है, क्लियर है। तो ये यार चारों चीज़ें हैं, 4 केस है, 5वां केस इसके बाद जस्ट करते हैं, लास्ट केस। पहला है वीक, देखो एक बार फिर से वापस क्लियर करते हैं, एक बार समरी करते हैं जल्दी से। इसको मैं एक शॉर्ट काट के भी डाल दूंगा सो दैट जब आपको कभी रिवाइज करना हो तो आप उस शॉर्ट वीडियो से ही रिवाइज कर सकते हो, राइट। देखो
अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन का पीएच निकालना हो तो आपको पता है कि पीएच बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन, या माइनस, आपको किसी भी सॉल्यूशन का पीएच निकालना है तो बराबर है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की। तो आपके पास कोई भी चीज आ जाए, वीक एसिड या वीक बेस की, अगर आपको पीएच निकालने को कहें तो ये फॉर्मूला है। पीएच ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को निकालने को कहें तो आपका ये चीजें हैं, राइट। अगर आपको पीएच ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए वीक एसिड, दो वीक एसिड को मिला के मिक्सचर बना दिया गया है, इसका पीएच निकालने को कहें तो H प्लस आयन का, H प्लस आयन ऑफ ए मिक्सचर आप ऐसे निकाल लोगे। H प्लस आयन ऑफ ए मिक्सचर निकालने के बाद इस फॉर्मूले में H प्लस आयन की वैल्यू पुट कर दोगे तो पीएच आ जाएगा इस पूरे मिक्सचर का। इसी तरह वीक बेस का भी आ जाएगा, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप पीएच निकाल सकते हो। और अगला चौथा केस कि अगर दो स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर कर दिया कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड इन दोनों को मिक्स कर दिया गया है और एक मिक्सचर बना दिया गया है, तो उस केस में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन A होगी। तो अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इस दो स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर का आप निकाल लिया है तो आप उसको पीएच के फॉर्मूले में पुट करोगे, इस पीएच वाले फॉर्मूले में H प्लस आयन की वैल्यू पुट करोगे तो पीएच आ जाएगा सॉल्यूशन का, राइट। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेसिस के मिक्सचर का भी पीएच आप निकाल सकते हो। क्लियर बात? ठीक बात है, ठीक है ना। तो आज के बाद आपसे कुछ भी पूछे वीक एसिड या वीक बेस का पीएच निकालना, पीएच ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये वाला चीज अप्लाई करेंगे। पीएच ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए टू वीक एसिड या बेस, या पीएच ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड या टू स्ट्रॉन्ग एसिड या टू स्ट्रॉन्ग बेस, उसकी बात करें तो आप हर एक चीज के लिए निकाल सकते हो, हर एक चीज के लिए निकाल सकते हो। एक लास्ट केस करते हैं, एक लास्ट केस और इस चीज को खत्म करते हैं। इतने में हो जाएगा पांचवा केस। इतने में हो जाएगा पांचवा केस। चलो लास्ट केस क्या रहता है सर? देखो हमने वीक एसिड का पीएच निकालना सीख लिया, वीक बेस का पीएच निकालना सीख लिया, हमने पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड का निकालना सीख लिया, पीएच स्ट्रॉन्ग बेस का निकालना सीख लिया। क्वेश्चन करने रहते हो करेंगे। हमने पीएच निकालना सीख लिया, दो वीक एसिड को अगर मिला दें उस मिक्सचर का पीएच, जो मिक्सचर बना है उसका पीएच, या दो वीक बेस को मिला दें तो जो मिक्सचर बनेगा उसका पीएच, ये भी निकालना सीख लिया। उसके बाद अगर हमारे दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला दिया गया है उसका पीएच, या दो स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दिया है उसका पीएच, ये भी हम सीख चुके हैं। बचा क्या कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों को मिला दूंगा अगर, तो pH of mixture of strong acid and strong base strong acid and strong base। देखो जैसे आप ए स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको पता है क्या ये रिएक्शन कौन सी होती है? जब एसिड और बेस आपस में, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। मतलब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनता है प्लस वाटर बनता है। जैसे कि आपकी इधर दिखा देता हूं, जगह कम है। जैसे कि HCl और NaOH आपस में रिएक्ट करके नमक और वाटर बनाते हैं, तो एक आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी, बहुत बार कर चुके हैं हम। जब से हमने मोल कंसेप्ट शुरू किया तब से कम 15-20 बार रिएक्शन लिख चुके हैं, राइट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड
और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं प्लस वाटर बनाते हैं। तो ये आपकी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होती थी, हमने पहले भी बात की हुई है, राइट। तो ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती थी। अच्छा, इसकी मान लो नॉर्मेलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा N1V1। अरे यार अब ये भी समझाना पड़ेगा क्या। नॉर्मेलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम के, है ना। नॉर्मेलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के। तो नॉर्मल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट के, राइट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि मोल कंसेप्ट देखना जरूरी है। अगर आप आयोनिक इक्विलिब्रियम जैसे एडवांस चैप्टर में आ रहे हो तो बेसिक तो पता होना चाहिए ना, ठीक बात है। अच्छा, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इस एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, N1V1। नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी चीज का। इसी तरह इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, N2V2, लेट से मान लिया, ठीक बात है। तो अब इसमें 3 केस बनेंगे सर, इसमें अब 3 केस बनेंगे। अगर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के, मतलब जैसे कि कहाँ लिखें, चलो इधर लिखते हैं। जगह यार, चलो इधर देखो। जैसे मान लो T0 पे इसके ग्राम इक्विवेलेंट भी 2 थे, इसके भी ग्राम इक्विवेलेंट 2 थे। दोनों के अगर ग्राम इक्विवेलेंट बराबर है, मैं बोल रहा हूँ कि इसके भी ग्राम इक्विवेलेंट 2 थे, इसके भी ग्राम इक्विवेलेंट 2 थे। जब रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो गई, मतलब T इन्फिनिटी पे, तो आपको पता है ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट है, मोल कंसेप्ट पढ़ा चुका हूँ कि ग्राम मतलब इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट्स रिएक्टेंट के रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ equal gram equivalent of HCl and equal gram equivalent of NaOH react with each other to form equal gram equivalent of NaCl and equal gram equivalent of water, right। अच्छा, मतलब अगर इसके पास इनिशियली इसके पास 2 ग्राम इक्विवेलेंट थे, इसके पास भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट थे, तो एसिड के 2 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के 2 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करके 2 ग्राम इक्विवेलेंट NaCl और 2 ग्राम इक्विवेलेंट वाटर बना देंगे। मतलब जब फाइनली रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ये तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा कि इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट कर गए और बाद में 2 ग्राम इक्विवेलेंट इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट इसके बन गए। ठीक बात है, क्लियर है। मतलब जब हमारे पास एसिड और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हैं तो उस केस में हमारा सॉल्यूशन में क्या बचा, फाइनली T इन्फिनिटी में जब पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो फाइनली हमारे पास सॉल्यूशन में क्या बचा, नमक और पानी ही। एसिड और बेस तो पूरा खत्म हो गया था, तो हमारा सॉल्यूशन में सिर्फ एसिड मतलब सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बचा और वाटर बचा, है ना। ये तो सॉल्ट ही है, इसकी बात हम अगले लेक्चर में सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में ज़्यादा करेंगे। और बचा वाटर, है ना। अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पीएच में सॉल्ट की तो कोई कंट्रीब्यूशन होती नहीं है, तो वाटर की ही कंट्रीब्यूशन है। तो वाटर का पीएच कितना होता है, 7। तो अब मतलब ये सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल होगा। सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। क्यों सॉल्यूशन न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि जब हमारे ग्राम इक्विवेलेंट एसिड और बेस के बराबर हैं तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के थे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट बेस के हैं, तो आपस में रिएक्ट करके उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्ट के और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट वाटर के बना देंगे। तो हमारे पास फाइनली सॉल्यूशन में क्या बचा, सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बचा और वाटर बचा। इसका पीएच में कोई कंट्रीब्यूशन होता नहीं, तो यही बस पीएच में कंट्रीब्यूट करेगा और वाटर का पीएच 7 होता है। दैट मीन्स ये सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल होगा अगर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस बराबर है, राइट। दूसरा केस क्या बनेगा सर, कि मान लो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ज़्यादा है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस से। तो अगर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ज़्यादा है बेस से, ये पहला केस है ना, ये पहला केस है, ये पहला केस है। दूसरा केस देखते हैं। मान लेते हैं T0 पे इसके ग्राम इक्विवेलेंट लेट से 4 हैं, इसके ग्राम इक्विवेलेंट 0 है ना, 0 इसके 2 हैं, राइट। इसके 2 हैं, इसके 4 हैं, इसके 2 हैं। ठीक बात है। अच्छा,
तो T इन्फिनिटी पे क्या होगा, मान लेते हैं रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो आपको पता है जितने ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के हैं उतने ग्राम इक्विवेलेंट बेस से वो रिएक्ट करता है टू फॉर्म इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaCl एंड इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वाटर। तो अगर आपके पास NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट 2 हैं, इसके ग्राम इक्विवेलेंट 4 हैं, तो आपको पता है, सिंपल पता है कि NaOH ही आपका लिमिटिंग रीजेंट है, कि मतलब एक कम अमाउंट में प्रेजेंट है, लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट है। तो दैट मीन्स जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो क्या होगा कि 2 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH के 2 ग्राम इक्विवेलेंट HCl से रिएक्ट करके 2 ग्राम इक्विवेलेंट NaCl और 2 ग्राम इक्विवेलेंट वाटर बनाएंगे, राइट। मतलब फाइनली जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट तो पूरे खत्म हो गए, 2 ग्राम इक्विवेलेंट इसके और 2 ग्राम इक्विवेलेंट इसके बनाने में, राइट। 2 ग्राम इक्विवेलेंट इसके और 2 ग्राम इक्विवेलेंट इसके बनाने में। और अभी भी फाइनली इसके पास 2 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के बचे हैं। एसिड के 2 ग्राम इक्विवेलेंट यूज हो गए थे, है ना। अरे यार, एसिड के 2 ग्राम इक्विवेलेंट यूज हो गए थे, 2 ग्राम इक्विवेलेंट अभी भी बचे हैं। तो इसमें क्या बचा फाइनली सोल्यूशन में, फाइनल सोल्यूशन में आपके पास 2 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के भी बचे हैं और सोल्ट और वाटर के बचा है, राइट। मतलब सोल्ट का तो पीएच में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो फाइनल सोल्यूशन में और क्या क्या बचा है, HCl भी बचा है और पानी बचा है। मतलब पानी में HCl, मतलब सोल्यूशन एसिडिक होगा, मतलब सोल्यूशन एसिडिक होगा। तो मतलब जब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ग्रेटर है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस से, तो सोल्यूशन हमारा solution is acidic in nature, solution is acidic। अब तीसरी बात रहेगी, अब तीसरे केस में solution बेसिक हो जाएगा, और क्या, N2V2 अगर ग्रेटर हो, या चलो ऐसे लिख देते हैं, N1V1 अगर ग्रेटर हो N2V2, N1V1 लेस देन हो N2V2 से, तो solution is बेसिक हो जाएगा, solution is बेसिक हो जाएगा, राइट। जैसे ये दूसरा केस है, इसी का मैं तीसरा केस इधर बनाता हूं। तीसरा, जैसे T0 पे मान लो, अब ऐसा उल्टा ले लो कि 2 ग्राम इक्विवेलेंट इसके हैं, 4 इसके हैं इनिशियली, है ना। इनिशियली ये था 2 ग्राम इक्विवेलेंट इसके, और ये तो कुछ भी नहीं था, है ना। स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं थे, ठीक बात है। स्टार्टिंग में तो रिएक्शन में कुछ भी नहीं होता है ना, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं बन रहा है, राइट। चलो, तो अब 2 ग्राम इक्विवेलेंट इसके हैं, 2 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के हैं, 4 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के हैं। अभी प्रोडक्ट में अभी कुछ नहीं बनाता क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो T इन्फिनिटी पे जब रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई तो क्या बचेगा, इसके जितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं उतनी ग्राम इक्विवेलेंट बेस के रिएक्ट करेंगे। अब आपका लिमिटिंग रीजन एसिड है, तो फाइनली आपके पास इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट यूज हो जाएंगे, 2 ग्राम इक्विवेलेंट NaCl और 2 ग्राम इक्विवेलेंट वाटर बनाने में। इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट तो यूज हो गए थे, लेकिन 2 ग्राम इक्विवेलेंट अभी भी बचे हैं। मतलब सोल्यूशन में फाइनली क्या क्या बचा है, 2 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH के बचे हैं, बेस के, नमक, और 2 ग्राम इक्विवेलेंट पानी बना है। तो नमक का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है पीएच में, सिर्फ कंट्रीब्यूशन वाटर का और इसका ही होता है। तो मतलब वाटर में बेस मिलाया हुआ है, एक फाइनली ये सोल्यूशन बचा जिसमें वाटर में बेस मिलाया हुआ है, तो मतलब सोल्यूशन बेसिक होगा, सोल्यूशन बेसिक होगा, राइट। तो सोल्यूशन इसलिए बेसिक हुआ। क्लियर है बात। तो सिंपल सी बात यही है यार कि पीएच ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस पूछे तो सर आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड प्लस वाटर बनाते हैं, जो उसकी जनरल रिएक्शन आप देख भी सकते हो। तो अब अगर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर हो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के, कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के हैं उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट बेस के हैं, तो आफ्टर ए रिएक्शन जितने 2 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के 2 ग्राम इक्विवेलेंट बेस से रिएक्ट करके 2 ग्राम इक्विवेलेंट सोल्ट और 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वाटर बना लेंगे। मतलब फाइनली सॉल्यूशन में एसिड और बेस दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, उसके दोनों ग्राम इक्विवेलेंट खत्म हो जाएंगे और आपका सोल्ट और वाटर ही बचेगा। और पीएच में कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ वाटर के द्वारा होगी इस केस में, तो मतलब सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल होगा जब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के। अगर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ज्यादा है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस से तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, अगर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस ज्यादा है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड से तो सॉल्यूशन हमारा बेसिक होगा। सिंपल सी बात इतनी है यार, सिंपल सी बात इतनी है। हालांकि पीएच ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बोले तो ग्राम इक्विवेलेंट, तो अगर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस बराबर है तो सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल। अगर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ
एसिड ज्यादा है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस से तो सोल्यूशन हमारा एसिडिक, तो सोल्यूशन हमारा एसिडिक। और अगर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड से तो सोल्यूशन हमारा बेसिक, तो सोल्यूशन हमारा बेसिक। ठीक बात है। तो यार ये 5 केस है, मैंने आपको हर एक टाइप बता दी। पीएच निकालना वीक एसिड या वीक बेस का, पीएच आपको निकालना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, पीएच ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए 2 वीक एसिड या 2 वीक बेस, पीएच ऑफ या चौथा केस पीएच ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए 2 स्ट्रॉन्ग एसिड और 2 स्ट्रॉन्ग बेस, और लास्ट केस पीएच ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इनका मिक्सचर। ठीक बात है। ये 5 केस मैंने आपको करा दिए हैं। अब बात रहेगी न्यूमेरिकल्स की। तो सुनो, पीएच, सोल्ट हाइड्रोलाइसिस एंड बफर सॉल्यूशन, इन तीनों के न्यूमेरिकल मैं एक साथ कराऊंगा सोल्ट हाइड्रोलाइसिस और बफर सॉल्यूशन के लेक्चर के बाद। 2 या 1 घंटे का लेक्चर, 2 घंटे का लेक्चर जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी अगर मैं पीएच, ध्यान से सुन लेना, इसी बार बता रहा हूं, अगले लेक्चर में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं पीएच का क्वेश्चन अभी करा दूंगा तो आपको बहुत आसान लगेंगे। अगले लेक्चर में सोल्ट हाइड्रोलाइसिस का क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको बहुत आसान लगेंगे। फिर मैं आपको बफर सॉल्यूशन के जेईई और नीट के क्वेश्चन करा दूंगा, फिर भी आपको बहुत आसान लगेगा। लेकिन जब खुद करने जाओगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है डिसीजन मेकिंग की, कि कौन सा क्वेश्चन पीएच का है, कौन सा क्वेश्चन सोल्ट हाइड्रोलाइसिस का है और कौन सा क्वेश्चन बफर सॉल्यूशन का है। और मैंने तो अलग अलग करा दिया। अब मैं इस लेक्चर में कराऊंगा तो आपको पता ही है मैं पीएच के क्वेश्चन कराऊंगा, अगले लेक्चर में मैं सोल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ाऊंगा तो आपको पता ही होगा मैं सोल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ाऊंगा, और उसके अगले लेक्चर में बफर सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा तो आपको पता ही है कि मैं बफर सॉल्यूशन पढ़ा रहा हूं तो बफर सॉल्यूशन की क्वेश्चन दूंगा। तो आप डिसीजन मेकिंग नहीं सीख पाओगे कि एक क्वेश्चन बफर सॉल्यूशन का है कि हाइड्रोलाइसिस का है और कि पीएच का है। तो इधर आपको क्लास में अच्छे से समझ आ जाएगा, फिर जब आप पीवाईक्यू या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओगे तब आपकी बैंड बच जाएगी। मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 5 साल से पढ़ा रहा हूँ ये चीज़। पहले साल मैंने ऐसे पढ़ाया था कि पहले इसके क्वेश्चन फिर उसके क्वेश्चन फिर उसके क्वेश्चन, उसके बाद बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। उसके बाद अगले 4 साल मैंने जिस तरीके से पढ़ाया उसके बाद कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि डिसीजन मेकिंग मैं आपको सिखा दूंगा। इसलिए मैं इन 3 लेक्चर के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं लूंगा, इन तीनों के एक साथ भर के क्वेश्चन लूंगा चौथे लेक्चर में, है ना। अगले 2 लेक्चर आपके और थ्योरी पे आएंगे, एक सोल्ट हाइड्रोलाइसिस का, एक बफर सॉल्यूशन पे। फिर उसके बाद जो बफर सॉल्यूशन के बाद वाला जो लेक्चर है उसमें इन तीनों के न्यूमेरिकल एक साथ डिस्कस होंगे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग आपको सिखाना है कि कहां पे पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन वाले फॉर्मूले लगाने हैं, कहां पे सोल्ट हाइड्रोलाइसिस के फॉर्मूले लगाने हैं और कहां पे बफर सॉल्यूशन के। डिसीजन मेकिंग आपको सिखानी है, तभी आपके लिए क्वेश्चन ईजी होंगे। इसलिए अभी नहीं ले रहा हूं, नहीं तो मैं तो करा दूंगा, आपको दिक्कत होगी एट द लास्ट जब आप खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इसलिए नहीं कर रहा हूं। ठीक बात है, क्लियर है। तो हम तीनों लेक्चर के क्वेश्चन सीधा इस 2 लेक्चर के बाद बफर सॉल्यूशन के बाद वाला जो लेक्चर होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन सेशन भी होगा, उसमें कोई भी थ्योरी डिस्कस नहीं होगी। ठीक बात है। उसमें पीएच ऑफ सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन और सोल्ट हाइड्रोलाइसिस तीनों के क्वेश्चन एक साथ लेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम सोल्ट हाइड्रोलाइसिस को समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही यार। हैव ए गुड डे।